नमस्कार सभी को। गुड गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए, जैसे आपने सजेस्ट किया था उसी प्रकार से आज हम लोग डिस्कस करते हैं गर्भिणी में कोष्ठकाठिन्य या गर्भिणी में मलावस्तंभ। आई थिंक मलावस्तंभ ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है, ना केवल गर्भिणी में बट आमतौर पर भी सभी में ये शिकायत रहती है। बहुत कम लोगों में मल प्रवृत्ति एकदम सुखकारक होती है। तो मलावस्तंभ का मूल कारण क्या है? मलावस्तंभ ये एक प्रकार से देखा जाए तो वात प्रकृति यानी वात जनित ही विकार है, और वात प्रकृति के व्यक्तियों में मलावस्तंभ होना ये आम होता है। जैसे वायु, वृक्ष, लघु, शीत, खर गुण का होता है। थोड़ा सा इसके लिए पुरुष विसर्जन की प्रक्रिया को समझते हैं। पुरुष विसर्जन की प्रक्रिया को देखेंगे तो जब भी मलाशय मल से पर्याप्त मात्रा में भर जाता है तो वेग जब आता है, और जैसे एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर एक सेंसेशन होता है, संवेदना आती है। उसी संवेदना के साथ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो कि पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ट्रेवल करती है, और उसी संवेदना के साथ हमारे यहाँ पक्वाशय से लाइक मलाशय से आगे गुद की तरफ भी ये मल लिया जाता है। और मल गुद में आने के पश्चात गुद के जो अलग अलग प्रकार की 3 वलिया है, गुद के मांसपेशियां है, उनका संकोच एवं विकास होकर मल ये शरीर से बाहर विसर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो मल का जो विसर्जन है इसके लिए वहां की स्नायु और मांसपेशियों में एक प्रकार का स्निग्धता या एक प्रकार सा लचीलापन होना जरूरी है। और इस लचीलापन कब आएगा? जिस शरीर में या जिस शरीर के अभ्यंतर स्रोतों में स्निग्धता, मृदुता मर्यादित पाप्त में मात्रा में होगी, और जैसे दोष, कफ दोष की बहुलता है, स्थिरता, स्निग्धता एंड पिच्छिलता और एक मतलब द्रवता वगैरह, ये सारे गुण अगर होते हैं तो स्नायु बिना कुछ तान से अच्छे से काम करेंगे। बट आपके पक्वाशय में, आपके अभ्यंतर स्रोतों में अगर रूखापन है, अगर वहां पे लाइक कोई गति में अवरोध हो जाता है, जो कि रुक्ष, शीत, खर, चल गुण के कारण हो सकता है, तो मल बाहर ठीक से नहीं आएगा। मल थोड़ा थोड़ा करके आएगा, और मल बाहर निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो इसी से आगे चलकर मलावस्तंभ या फिर जैसे पाइल्स, अग्निमांद्य, मलावस्तंभ, पाइल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए व्याधि है। तो इस प्रकार से अवस्तंभ यानी अवरोध, मल प्राकृत गति से बाहर नहीं आता है। तो अवरोध का कारण क्या है? अवरोध का कारण है वात प्रकोप, और इसी वात प्रकोप के साथ ये व्याधि डेवलप होता है मलावस्तंभ। और सुतिका अवस्था में जैसे कि वजन बढ़ता है, और इस वजन के बढ़ने के कारण जैसे एक आमतौर पर जो प्रवाहन होता है, मल प्रवृत्ति के समय थोड़ा प्रवाहन करना जो पड़ता है, वो प्रवाहन महिला ठीक से नहीं कर पाती है, और मल थोड़ा थोड़ा संग्रहित होते रहता है। और इसी मल के कारण आगे चलकर जो प्रसूति के दरमियान, प्रसूति के दौरान भी इसी प्रकार से तकलीफ बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से गर्भाशय का दाब, जो गर्भाशय बढ़ रहा है उसका दाब मलाशय पर पड़कर इस प्रकार से फिर मलावस्तंभ, फिर शिरशूल, अधमान, आटोप, ये सारे वहां पर लक्षण भी डेवलप हो जाते हैं। तो मलावस्तंभ की अगर बात करें तो प्योरली ये एक प्रकार से वात प्रकोप जनित ही आहार है, जो मुझे लगता है इसके लिए गर्भिणी परिचर्या का पालन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट फिर भी हमें पता है कि हमने इसको बार बार देखा कि किस प्रकार से गर्भिणी परिचर्या में मधु, शीत एंड जीवनी गुणों के द्रव्यों का, दूध का, घृत का कितना ज्यादा महत्व है। बट फिर भी यहाँ पर कुछ कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन हो ही जाता है। सो अपान वायु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉन्स्टिपेशन, जो कि यहाँ पर जैसे कॉजेस अगर देखेंगे तो वात प्रकोप ही है, भले ही जैसे वृक्ष गुण हो एंड मधुर से ज्यादा मतलब वृक्ष तिक्त कषाय, एस्ट्रिजन, प्यूंजन फूड, और पानी कम पीना है, और बहुत ज्यादा सनलाइट का प्रयोग करना, ज्यादा प्रवास करना, एंड आहार में भी सफिशिएंट फाइबर की प्रमाण नहीं होना, और बहुत समय तक, लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठे रहना, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे पार्किंसंस है, अधिक मात्रा में एंटासिड का जो लोग प्रयोग करते हैं, आजकल एंटासिड खाने का भी प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोगों को थोड़ा सा कुछ जैसे हुआ नहीं कि एंटासिड लिए जाती है, एंटासिड्स खाने से भी फिर आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। तो अधिक मात्रा में एंटासिड का सेवन करना, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये भी किसका कारण है? संधिवात है,
और फिर कुछ गृहिणी जैसे कारण भी है, गृहिणी जैसे व्याधियों की है, या इंस्टेटाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसी प्रकार से अपान वायु बढ़कर जो ये डेवलप कर देता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस में फिकोलित और बहुत ही ज्यादा हार्ड बनना, शीर्षूल, गुल्म, उदरशूल, ब्लोटिंग, एब्डोमिन पेन, और फिर आगे चलकर पाइल्स, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसमें होती है। तो इसमें क्या है, क्या करना है, सिंपली बताऊं तो स्नेहन करना है। अब जैसे भी चाहे, जिस प्रकार से भी चाहे, आपको यहाँ पे स्नेहन की जरूरत होगी। स्नेहन के लिए आप क्या यूज करेंगे, आपके पास जो भी अवेलेबल है उसी का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अभ्यंतर स्नेहपान के लिए कोई भी मेडिकेटेड घृत, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो दाढ़ीमादी घृत बहुत अच्छा चलेगा, दाढ़ीमादी घृत का प्रयोग कर लीजिएगा, एंड वो भी काम करेगा। कि दाढ़ी देखिए, घृत कैसे तैसे हमें लेना है, तो दाढ़ी में क्यों, बिकॉज दाढ़ी से पोषण भी होगा गर्भ का, और गर्भावस्था में थोड़े से लिमिटेशन आ जाते हैं ना तेलों को लेकर, तो इसीलिए वहां पर हम लोगों को यहाँ ये हम ले सकते हैं। और फिर इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का पीना भी जरूरी है, द्रवगुण की कमी है, तो द्रवगुण को बढ़ाने के लिए पानी का प्रमाण, या जैसे छाछ है, दूध है, जूसेस है, फलों का रस है, इक्षु रस है, एंड नारियल पानी है, ऐसे जो द्रव्य है जो एक फ्लूइड लेवल बैलेंस करेंगे, उसका भी प्रयोग आपको करना है। मृदु, मधुर एंड सुकुमार और आहार, औषध, उपचार, तीनों का भी प्रयोग हमें करना होगा। आहार, औषध, तो सबसे पहले आहार की बारी आती है, तो इसमें दूध, चावल, क्षीर है, वागु, एंड जैसे खीर है या कोई पायस है, एंड सभी प्रकार के, कोई किसी को चलता होगा तो मांस रस है, सूप है, यूश है, ऐसे मतलब ये तो सारा हम लोग जैसे बोलेंगे आपकी दाल चावल वो भी खाएंगे, बट दाल चावल भी खाएंगे तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पकाकर, कच्चा पक्का यानी आधा पका, रूखा सूखा, स्प्राउट्स का बहुत ज्यादा सेवन करना। तो जो भी आप गर्भिणी स्त्री को खाने में देंगे वो अच्छा पका वाला हो, उसमें थोड़ा भी रूखापन, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। पकाने के लिए अगर दूध का प्रयोग करते हैं, जैसे चावल चावल बना रहे हैं तो चावल दूध डालकर बना दीजिएगा। रोटी का आटा जब बना गूंथते हैं, डो जब बनाते हैं, तो उसमें भी दूध डालिएगा। तो एनी हाउ आपको दूध का इंटेक बढ़ाना है। जैसे गर्भिणी परिचर्या का एम रहता है कि वातदोष को नॉर्मलाइज रखे, क्योंकि वायु अगर बीच से ही प्रकोपित होता रहा तो फिर बलावस्तंभ से प्रेशर जैसे वो प्रवाहन करती है, कहीं ना कहीं अननेसेसरी कॉन्ट्रैक्शन होगा गर्भाशय का भी, एंड जैसे पपाशय का दाब गर्भाशय पर जाएगा, एक दूसरे के नजदीक रहने के साथ ये फर्क हो सकता है। तो यहाँ पर आपको आहार का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, जितना हो सके मैक्सिमम घृत स्निग्ध आहार विहार का सेवन करें। फिर होम रेमेडीज के रूप में आप त्रिफला, वैसे हमें लगता है कि त्रिफला प्रेगनेंसी में चलेगा क्या, बट कोई दिक्कत नहीं है, त्रिफला ये प्रेगनेंसी में भी चलता है, तो आप इसको भी दे सकते हैं। त्रिफला सिंपली गर्म पानी के साथ दीजिएगा, त्रिफला एंड गुड़ का काढ़ा बनाकर दिया जा सकता है, वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। त्रिफला और गुड़ का काढ़ा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुड़ से आयरन भी मिलेगा, एंड त्रिफला तो सौम्य विरेचक, सौम्य सारक के रूप में दिया जाता है। इसके साथ आप थोड़ा पहले आम पाचन कर ले। दीपन पाचन करने के लिए गर्भिणी स्त्री में पिपली, शुंठी एंड मुस्ता, ये द्रव्य चलते हैं, जो कि दीपन पाचन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं, और जो भी आम बना है वो आम भी आम का पाचन हो जाएगा। और फिर जो, क्योंकि आम भी विबंध का कारण हो जाता है, तो इसीलिए फिर आप इसमें हरित की शुंठी के साथ या फिर गुड़ डालकर इसका काढ़ा बनाकर ये दिया जा सकता है। देन ऐसे माना गया है कि प्रेग्नेंट वुमन जो होते हैं ना, वो उसको हमें कैसे ट्रीट करना है, जैसे पानी का बड़ा घड़ा होता है, अगर थोड़ा सा भी उसको धक्का लग गया तो टूट जाता है, फूट जाता है। इसी प्रकार से गर्भिणी स्त्री को भी हमें संभाल कर ही चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो सुकुमार एंड कोमल तरीके से ही इसकी चिकित्सा करेगी। बहुत सारे लोग सिंपल इसमें मात्रा बस्ती देते हैं, तिल तेल का मात्रा बस्ती, बला तेल का मात्रा बस्ती, बस बला तेल का मात्रा बस्ती दे दिया। तो मात्रा बस्ती वैसे तो रेगुलरली भी गर्भिणी में बताया है, आजकल वो बहुत ज्यादा मात्रा बस्ती का प्रयोग करते हैं। तो मात्रा बस्ती देने से मतलब स्निग्ध गुण हमें ज्यादा से ज्यादा उसको देना है। इसके साथ साथ आप इसमें गुलकंद या दाढ़ीमा लेह ऐसे खाने को दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुलकंद, गुलकंद ये मल को पतला भी बना देता है, गुलकंद दे सकते हैं, कुष्मांडा अवलेह दे सकते हैं, इवन आप च्यवनप्राश दे सकते हो। तो अवलेह टाइप से देने से क्या होगा ना, मधुर रस भी है, मधुर रस स्वाद का शमन भी करता है, और ओवरऑल उसके धातु का बल भी बढ़ा देगा, रसायन का भी काम हो जाएगा, और ये सौम्य रूप से मल को पतला बना देते। तो मल को आपको पतला करना है। जैसे मॉडर्न मेडिसिन में भी देखते हैं हम लोग, लैक्सेटिव्स होते हैं मल को पतला बनाने वाले, या
जैसे जो ये है अलग अलग रूप, क्रिमाइफिन वगैरह है, अलग अलग रूप से हम लोग दवाइयों का प्रयोग करते हैं ना, जो कि कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ा दे या मल को पतला कर दे। ऐसे विरेचक औषधि के भी प्रयोग होते हैं, जैसे आयुर्वेद में मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण विरेचक। मृदु के रूप में हम लोग अंदर भरी तकी विरेचक चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण ये देते हैं। मध्यम के रूप में फिर आप जैसे तीव्रतावलेह दे सकते हो। आपको तीव्र विरेचन करवाना होगा तो वहां पे इसबगोल या इच्छाविधि रस ऐसे कल्पों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये दे सकते हैं। फिर आंवला, आंवला का कोई भी विकल्प, आंवला का मुरब्बा है, आंवला काठी, ज्येष्ठ मध, मुनक्के डालकर और फिर बहावा, इनका आप काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। एरंड का तेल भी दूध में मिलाकर इसको आप दीजिएगा, ये भी अत्यंत उत्तम औषधि है। एरंडी का तेल खान पान बनाते समय, रोटी बनाते समय डाल सकते हो। एरंडी का तेल लेकर दूध के साथ या शुंठ के काढ़े भी मिलाकर आप दे सकते, उससे भी पेशेंट को बहुत ही अच्छा सा आराम मिल जाता है। और पेशेंट का कभी पेट भी फूलता है, और पेट फूलकर उसको अगर कॉन्स्टिपेशन हो, तो इस फूले पेट को कम करने के लिए हम लोग वचा, लहसुन दोनों मिलाकर दूध को गर्म कर दे और इस दूध को पीने को दो। ये मैं फॉर्मुलेशन, प्राचीन फॉर्मुलेशन बता रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। वचा एंड लहसुन, तो ये दूध में डालकर इसको आप पका देंगे और ये पीने को दीजिएगा पेशेंट को। फिर आपको सोते समय दूध और घी भी पीने को दे सकते। पेशेंट को बहुत ही ज्यादा अदमान एंड गैस और पेट फूल कर दर्द हो रहा होगा, तो हल्का सा एब्डोमेन के ऊपर सिकाई कर दीजिएगा, वो भी काफी अच्छा है। हल्का सा तेल लगाइएगा, तेल का तेल, एरंडी का तेल, और हल्का सा सेक दीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और कोई भी सौम्य औषधि का सौम्य तेल लेकर उसका बस्ती आप दे सकते हो। एरंड तेल में आप शुंठी, मरीच और पिपली डालकर इसको भी मतलब मिलाकर अच्छे से उसको पीने को दे सकते हो। थोड़ी मात्रा में देना है आपको, 10 ml की मात्रा में दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से ये हो जाएगा। और एक बताती हूँ, जैसे पेशेंट बताता नहीं बट कई सालों से उसको गृहिणी की समस्या होती है, यानी मल कभी रूखा कभी द्रव पद्धति से आता है, तो इसमें आंबा यानी आम्र, मैंगो या फिर जामुन, इसकी जो छाल है ना उसका काढ़ा लेकर इसमें सत्तू और जो ये आती है सत्तू और लाजा, ये दोनों का ये मिलाकर चूर्ण डालकर दे, बेस्ट बेस्ट काम है, बेस्ट काम होगा। आप पेशेंट की घरेनी की शिकायत कम हो जाएगी, अदमान आटोप भी कम हो जाएगा। इसी प्रकार से अजमोदा, शुंठी, पिपली और जीरक ये संभाग लेकर इसका चूर्ण बनाकर गुड़ के साथ या शहद के साथ पीने को दीजिएगा। पेशेंट का अग्नि अच्छा रहेगा, पेशेंट का पेट साफ हो जाएगा, पेट दर्द गायब हो जाएगा और पेशेंट अच्छे से उसका मल त्याग होगा। क्योंकि मल अच्छे से त्याग नहीं होता है तो फिर अदमान, अटोप, अरुचि, अनुत्साह हो, मन नहीं लगता एंड दिन भर थकान से रहती है, तो ये सारे लक्षण होते। तो मल प्रवृत्ति नॉर्मल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सिंपल मैंने बताया, अजमोदा, शुंठी, पिपली, जीरक, इनको समभाग लेकर गुड़ या शहद के साथ मिलाकर आप देते हैं तो अग्नि प्रदीप्त होने में बहुत अच्छी सी मदद मिल जाती है। तो इसी टाइप से आपको सिंपल सिंपल आपको अरगवद मज्जा का भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्भिणी स्त्री में अरगवद भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अरगवद का प्रयोग करवाए। गर्भिणी को दिन भर गर्म पानी ही, गर्म यानी जिसको सुखोष्ण जल जो होता है, सुखोष्ण जल का सेवन करवाने को लगाइएगा। ये भी कहीं ना कहीं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इम्प्रूव करेगा और वात का शमन करवा देगा। उसको जैसे थोड़ी सी उसकी अगर आदत जैसी सवेरे उठने की नहीं है तो वो भी दे। सवेरे उठने के बाद भी आप इसको त्रिफला चूर्ण पानी के साथ पीने को दे सकते हैं, या सवेरे उठने के बाद गर्म पानी और उसमें घी डालकर पीने को दीजिएगा, वो भी पेट साफ करने में मदद देता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से हमें सिंपल सिंपल रेमेडीज से ही आहार में बदलाव करें। काला मुनक्का भिगोकर उसका पानी दे सकते हैं। अरगवत या मार्केट में बिल्व का भी पल्प मिलता है, तो अरगवत या बिल्व का पल्प, इसका शरबत या इसका काढ़ा बनाकर पीने को देंगे तो उसको लाइक फ्लूइड लेवल भी मेंटेन रहेगा, रस धातु का क्षय भी नहीं होगा। फिर मात्रा बस्ती का मैंने ऑलरेडी बताया है। त्रिफला चूर्ण, देखिए त्रिफला चूर्ण को लेकर ये माना जाता है कि त्रिफला चूर्ण इज नॉट इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, बट सौम्य मात्रा में और अनुपान बदलकर कुछ समय के लिए आप इसको दे सकते हो सौम्य विरेचक के रूप में। त्रिफला चूर्ण शक्कर के साथ, गर्म पानी के साथ रात्रि में एक बार आपको देना है, 1 चम्मच की मात्रा में दे सकते हो, बेस्ट रहेगा, कोई इसमें शंका नहीं है। आगे आप जैसे पेशेंट को पाइल्स की भी शिकायत होती है महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान, तो इसमें भी आप दे सकते हो दूध और घी
फिर स्नेहन, हल्का स्नेहन, कहाँ पे करेंगे स्नेहन? एब्डोमिन पर हल्का करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करना है। एंड फिर थाइस पर करेंगे, अवगाह सेदन करेंगे। सेकाई कर सकते हैं आप गर्म कपड़े से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास अगर बैग है तो बैग से करिएगा। मात्रा बस्ती दिया जा सकता है, मात्रा बस्ती भी काफी लाभदायक होता है गर्भिणी में। मात्रा बस्ती बहुत बेहतरीन काम करता है। हमने पहले तो हम लोग 7वें और 8वें महीने में, जैसे आचार्य बताते थे ना, प्रसूति को नॉर्मल प्रसूति के लिए बताते थे, तो उस प्रकार से यूज करते थे। बट आजकल तो बहुत सारे वैद्य इसको प्रेगनेंसी के दौरान भी उपयोग में, उसका उपयोग अच्छा माना है उन्होंने। तो मुझे लगता है उसको हम लोगों को अपनाना चाहिए, उसको करना चाहिए, ताकि वात का जो भी है, वात भी नियंत्रित रहेगा, एक जो स्नेहन चाहिए होता है वो भी मिलेगा। और खान पान में षड्रिक्स युक्त आहार रखे। आहार में सौंफ, अजवाइन, तिल, छाछ, ऐसे जो द्रव्य है थोड़े हल्के। सौंफ में स्पाइसेस भी, शीत गुण वाले स्पाइसेस, इसका प्रयोग करें। नींबू का पानी है, नींबू का शरबत है, नारियल का पानी है, गन्ने का रस है, जो भी सीजनल अवेलेबल है, या कोई फल खाना हो गया, सूप का लेना हो गया। तो ये क्या करता है ना कि आपके इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को एनहांस करता है। खाने में हल्का भुना हुआ जो आटा आता है, उसका आप पराठा, रोटी बनाकर उसमें मक्खन लगाकर एंड खिचड़ी जैसे पदार्थ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इस प्रकार से आप अगर ये करते हो, अनावश्यक ईर्ष्या, द्वेष और चिंता, क्रोध ये भी ना करे, जो कि वात का प्रकोप का कारण बन जाता है। ये सभी हमने अभी देखे थे ना, वो सारे वात के प्रकोप के हेतु ही है। तो भला अगर वात प्रकोप इस प्रकार से होता रहेगा तो जैसे अन्नवय द्वय तयोर मूलम अमाशय वामं च पार्श्व, बिल्कुल। एंड पुरुष वहानाम स्रोतसाम पक्वाशय मूलम स्थूल गुदम च। तो पक्वाशय और मूल, गुद मूल, ये पुरुष व स्रोतस के मूल स्थान है। अन्न व स्रोतस और पुरुष व स्रोतस एक दूसरे पर काम के लिए इसके लिए डिपेंड रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। चाय कॉफी का सेवन अगर ज्यादा होगा तो उसको अवॉइड करिएगा। उसकी जगह पे आप डेली 1 गिलास कम से कम, मैंने पिछली बार भी बताया था कि कम से कम आधा लीटर दूध वो जरूर ले। इस दूध में आप शुगर, मिश्री, गुड़, खजूर, डेट्स डालकर इसको बनाइएगा, तो वो सॉफ्ट रहेगा। एंड फाइबर रिच कंटेंट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कि कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा। एंड इस प्रकार से आप, मतलब लाइफस्टाइल भी आपको चेंज करवानी पड़ेगी। हल्के से आप टहलना है खाना खाने के बाद या सवेर उठने के बाद, वो भी आप कर सकते हो। ये बद्धकोष्ठता या मलावष्टंभ ये पूर्ण रूप से एक ट्रीटेबल व्याधि है। इसको लेकर तान तनाव ना रखे, और ज्यादा से ज्यादा वात वात को आप ये करें, वात का प्रकोप ना होने दें। और भरपूर तंतु युक्त, फाइबर युक्त डाइट ले वो जो हमें प्रेगनेंसी में जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो ले। बहुत ड्राई खाना एंड फास्ट फूड का खाना, आजकल ये है ना कि लोगों में ड्राई चीजें बहुत ज्यादा, स्नैक्स है, नमकीन है, उसको बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार। फिर तेल जैसे है, जिसमें आप देखेंगे उसको बनाने का तरीका, और फिर धीरे धीरे आपको आदत लग जाती है ना, प्रवाहन करने की आदत लग जाती है। तो प्रवाहन करने से फिर जैसे मल भी घन होता रहता है और बैठती है। ऐसे अलग अलग आदतें हैं जो बद्धकोष्ठता या कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देती है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मुझे लगता है एकदम सिंपल तरीकों को ही हमें अपनाना है प्रेगनेंसी में। बहुत ज्यादा इसमें मेडिसिन तो जैसे मैं बताऊंगी नहीं, बट मैं घृतपान जरूर बताऊंगी। जैसे दाढ़ी माती घृत है, सुकुमार घृत है, तेल महानारायण तेल से मसाज करना है, ये आप कर सकते हो। एंड द्रव गुण, स्निग्ध गुण बढ़ाए, मिल्क प्रोडक्ट्स बढ़ाए जैसे, बट इसमें मिल्क प्रोडक्ट्स में भी पनीर वगैरह जैसे ना ले, तो अब दूध, मक्खन, घृत, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें। गर्म पानी का प्रयोग करते रहे। एंड डिप्रेशन वगैरह होगा तो उसको आपको ट्रीट करवाना पड़ेगा। ओवरऑल इसमें स्नेहनी काम करेगा। फिर आप स्वर्ण सारस्वतारिष्ट का प्रयोग कर सकते हो। द्राक्षा सव, द्राक्षारिष्ट और द्राक्षा एनी हाउ, मुनक्के को गर्म पानी में या पानी में भिगो कर 5-6 घंटे के बाद उसको आप ले सकते हो। अरगवत यूज कर सकते हो। एंड पटोल का भी बहुत अच्छा है, पटोल आदि चूर्ण दे सकते हो जो कि अच्छा रहेगा। कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल हरित के साथ दीजिएगा, वो भी काम करेगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभयारिष्ट भी दिया जा सकता है। बस जैसे हमें लगता है कि प्रेगनेंसी में विरेचक द्रव्यों का प्रयोग करे या ना करे, करे, बट लंबे समय तक ना करे। हल्का
कोई भी विरेचन हल्का यानी गुण कम गुण वाला या कम विरेचन करने वाला सौम्य विरेचक द्रव्य का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभिपत्य का चूर्ण लेते हैं तो सौम्य विरेचन होता रहेगा, और जो अन्न पचन को भी एनहांस करेगा और गैस्ट्राइटिस, अदमान, अटोप में भी काम करेगा। बस आप स्ट्रॉन्ग कोई विरेचक द्रव्य ना ले, इसमें द्राक्षावलेह लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। अवलेह फॉर्म में कोई हम लोग लेते हैं ना, तो अवलेह ये धातु को बल बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे द्राक्षावलेह, लाड़िमावलेह लेते हैं तो रक्त की मात्रा को बढ़ा देगा, और ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को भी एनहांस कर देता है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा ये लगता होगा कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज्यादा है, तो जाकर आप थोड़ा पंचसारक चूर्ण है या गंधर्व हस्तादि कषाय है, इसका प्रयोग कर सकते हो, जो कि वात बैलेंस के लिए उपयोग में लाया जाता है। हाँ, आप 7वें महीने के बाद या 9वें महीने में अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो वहां पे अगर आप पीचू या गुदवर्ती रेक्टल सपोजिटरी जो मिलती है, जैसे हम पीचू धारण कहीं पर भी शिरो पीचू करवाते हैं, या जैसे कटी पीचू भी किया जा सकता है, जहां पर भी हमें पेन है, रुक्षता बड़ी है, स्नेहन की जरूरत है, वहां पर भी आप पीचू लगवा सकते हो। तो रेक्टल सपोजिटरी भी आती है ना, उसका भी फलवर्ती का भी प्रयोग, या वहां पे भी तिल तेल का पीचू रखवाया जा सकता है, जिसके साथ जो गुद की मांसपेशियां है वो सॉफ्ट हो जाए और वो अच्छा रहेगा। वो मतलब एक प्रकार से वात का शमन भी रहेगा। सवेरे उठने के बाद गाय का घी जरूर खाए, जो भी घी है घर में अवेलेबल, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो खाए। एंड फिर आप आरगवत का पल्प मिलता है, उस आरगवत के पल्प को दूध के साथ या गर्म पानी में मिलाकर भी दिया जा सकता है, जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को भी कम कर देता है। और योगा, जैसे आपको इस पोजीशन में जो भी योगा प्रेफर कर सकते हो हल्के में, वो करें। जैसे आप कंसंट्रेशन प्रैक्टिसेस कर सकते हो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, जितने आपको जमते होंगे, ज्यादा बिना गर्भाशय को तान दिए बिना जो भी आप कर सकते हो उसका प्रयोग आप करिएगा। ज्यादा जोर नहीं लगवाना है। सिंपल तरीके से मैंने कुछ फॉर्मुलेशंस बताए थे, शुंठी वगैरह, उसका आप प्रयोग कर सकते हो। शुंठी का, पिपली का, मरीच का काढ़ा बनाकर उसको आप लीजिएगा, या फिर उसको दूध के साथ भी ले सकते हो। कई सारे विकल्प हमारे पास है, बस हमें प्रॉब्लम ये है कि लाइक प्रेगनेंसी है, मौलशोधन कषाय है जो ग्रंथोक्त फॉर्मुलेशन है, मौलशोधन कषाय, कषाय प्रकरण सहस्त्र योगम में भी ये बताया है। तो जैसे इसमें कटुक है, आंवला है, गुरुची है, शुंठी है, अरगवद है, इसमें से कुछ कॉम्बिनेशंस निकाल कर जो प्रेगनेंसी में चलते हैं, जो आपको लगता है वो आप निकाल कर भी ले सकते हो। दुर्लभारिष्ट है, दंत्यारिष्ट है, अभयारिष्ट है, दंत्यहरित की है, कई सारे ऐसे जो कल्प है हमें मिल जाते हैं। बट जैसे थोड़ी सी ये अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है होम रेमेडीज पर ही हम लोग ज्यादा चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंटली मलावष्ठंभ या मल का जो ये होता है पुरुष विसर्जन, मल विसर्जन जो क्रिया होती है, डिपेंड्स टोटली अपॉन योर साइकोलॉजी। सो बी पॉजिटिव और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना, ये इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग रहना इन द सेंस कि भाई आप ऐसे सोचते रहेंगे, चिंता ज्यादा करते रहेंगे, तो फिर कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होगा। तो इसके लिए आपको प्लेंटी ऑफ सारे जो नुस्खे मैंने बताए उसको भी करना होगा, एंड पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलते रहेंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ये समस्या नहीं होगी। ये आप धीरे धीरे आप ही खुद से इसको ये कर सकते हो। वातशमन डाइट जो मैं बताती हूँ, जैसे आप जो स्प्राउट्स है, कड़धान्य है, उसको खाना होगा तो कम मात्रा में खाएं, अच्छा पकाकर खूब सारा मसाला उसमें डालकर उसको अच्छा पकाकर खाइएगा। लोग स्प्राउट्स कच्चे खाते हैं, बट आई डोंट थिंक, आयुर्वेदा में ये माना गया है, आयुर्वेदा में सारे फल, इवन दो सैलड्स को भी थोड़ा स्टीम करके खाइएगा ताकि वो वात प्रकोप ना हो। जैसे ककड़ी है या ऐसे कई सारे सैलड्स, मटार है, कॉर्न है, जो वात प्रकोपक बताए गए, तो इन वात प्रकोपक सैलड्स को हमें खाना है। तो सैलड्स को आप थोड़ा साल्टेड करके, साल्टेड एंड सेंधा नमक डालकर, जीरा पाउडर डालकर, उसको थोड़ा टेस्ट भी आ जाएगा, उसको पका लीजिएगा। एंड मतलब ड्राई जो भी है, भला वो फ्रूट हो, भला वो सैलड हो, भले वो कोई भी चीज हो, बट उसको हमें ठंडा एंड रूखा नहीं खाना है, हमें उसको गर्म करके एंड कुक करके, वेल कुकड। तो वात शमन के जो भी सारे डाइट पैटर्न्स मैं हमेशा से बताती हूँ, लड्डू का सेवन करना हो गया, खीर है, एंड सारे मतलब कार्डिमोम है, उसमें सभी में आप थोड़ा प्रक्षेप द्रव्य जो है आयुर्वेदिक, जीरकाद्यारिष्ट अच्छा रहेगा। जीरकाद्यारिष्ट ये
पचन क्षमता को भी इंप्रूव करता है, टेस्ट भी अच्छी आएगी। अंजीर खाद्यारिष्ट अगर देते हो तो आगे भी लैक्टेशन में भी एनहांसमेंट होती है, और फ्लैटुलेंस जो होता है, गैस बनना, वो भी कम होगा। कोरिएंडर, धनिया का पानी, धनिया का पानी आप उसमें आप बस ये करिएगा, पानी ठंडा ना पिए, धनिया मतलब गर्म पानी के साथ ही उसको बनाकर फांट जैसे बनाकर पीते हो तो फ्लैटुलेंस, इंडाइजेशन, सौंफ का पानी बहुत अच्छा रहेगा, वो भी फ्लैटुलेंस को कम करेगा। इस सभी पानी में जो भी आपने बनाया है शरबत रूप में या काढ़ा रूप में, इसमें घी जरूर डालिएगा, क्योंकि घी ये वात का शमन भी करेगा और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को स्मूथ से स्मूथ बना देगा। बिल्व का मैंने बताया, बिल्व बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्व जरूर ऐड करिएगा जैसे भी हो। फिर शतावरी ले जा सकती है। अंजीर है, अंजीर का भिगोकर, अंजीर को भिगोकर आप गर्म पानी में भिगोकर खाते हो रोज 2-3, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, बिकॉज अंजीर में हाई फाइबर कंटेंट होते हैं। तो जस्ट आप 1 से 2 डेली अंजीर खाते हो, तो अगर सीजन है आपको, अगर फ्रूट के रूप में अंजीर मिल जाता है तो उसका आप जरूर यूज करें, जो अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको एक प्रकार से कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए। तो आई थिंक मेरे विचार से अभ्यंग एंड इस प्रकार से क्षीर, जो भी है क्षीर सर्दी, उनका प्रयोग करना, मेडिकेटेड क्षीर का प्रयोग करना, जो भी आप बनाएंगे उसको मेडिकेटेड करिएगा। शतावरी है, गोक्षूर है, मक्खन है, शहद है, इसको मिलाकर, फिर जैसे सारी गर्भिणी परिचर्या में हमने देखा कि हर महीने में दूध को अलग अलग जीवनीय ब्रूहणीय गण के साथ, क्षीरपाल कल्पना के साथ लेना आचार्य बताते, सभी आचार्यों ने ज्यादातर यही बताया है कि दूध, प्रोसेस्ड मिल्क विथ हनी, घी, चालीपर्णी, पुष्णीपर्णी एंड जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, बला, अश्वगंधा, शतावरी, कुशरा, चावल से बनी, दाल से बनी, जो हर हर महीने में अलग अलग रेजिमेंट जो बताए उसको फॉलो करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कॉन्स्टिपेशन होगा। अगर होता है तो वो पुराना प्राचीन सा होगा, यानी आपको पहले से होता है कॉन्स्टिपेशन, तो आपको ज्यादा केयर टेक करनी पड़ेगी, मतलब आहार विहार और मनोभाव सभी पर ध्यान देना होगा। और जो भी खाएंगे उसमें बटर, घृत, दूध डालकर उसको पकाकर, ज्यादा मैक्सिमम वेट की चिंता ना करें कि वेट बढ़ेगा, घी खाएंगे, दूध खाएंगे, वो ना करें। अब जो मेडिकेटेड घृत है वो भी घर में बना सकते हो, अनेक प्रकार के ऑप्शंस आपके पास है, जो आपको कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव करेगा एंड आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, अन्नव स्रोतस, पुरीश्वर स्रोतस को भी ठीक करेगा। और फिर अगर 8वें महीने के बाद की बारी है तो आप इसमें फिर बस्ती, वैसे भी हम लोग यूज करते हैं तो बस्ती का प्रयोग कर सकते हो। घृत पूरक है, लिक्विड डाइट है, क्षीर यवागु है, जीवनीय द्रव्य के सारे द्रव्यों को मिलाकर आप क्षीरपाक या काढ़ा के रूप में इसका प्रयोग करें। पेशेंट को चलता होगा तो स्निग्ध यवागु या मांस रस में घी मिलाकर भी दिया जा सकता है। आचार्य वाग्भट ने, चरक ने, सुश्रुत ने, सभी ने इसको माना है कि आप इसी प्रकार से परिचर्या का फॉलो करते रहे। एंड आई थिंक 9th महीने तक आते आते तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, तो वहां पे तो मीट सूप एंड चावल को पकाकर उसमें घी डालकर अच्छे से खाना, एंड बाथिंग, बाथिंग यानी गर्म पानी से नहाना को भी वात का शमन कर देता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। तो इस प्रकार से योनि पिचू रखवा जा सकता है 7वें महीने के बाद, जो एक प्रकार से यानी गुद पिचू हम लोग रखेंगे, जो दोनों काम करेगा, सुख प्रसूति के लिए भी काम करेगा एंड ये दिक्कत के लिए भी या कॉन्स्टिपेशन के लिए भी अच्छे से उसका रिजल्ट मिलता है। हम्म, तो आई थिंक ये मैंने विस्तारित रूप से सारे फॉर्मुलेशंस विथ बताया है। आप में से किसी को कुछ इसमें बोलना हो, ऐड करना हो तो आप करिएगा प्लीज। नमस्ते सभी को, बोलिए। बोलिए चित्तरंजन जी। शाली, षष्टिक शाली, मुदक, गोधूम, गेहूं, लाजा, सत्तू, नवनीत यानी बटर, घी, क्षीर, रसाला यानी जो दही होता है ना, दही में शुगर मिलाकर, शहद, शर्करा, द्राक्षा,
आंवला, आम्र, ये सारे फल, अभ्यंग, संतर्पण, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली मन को प्रसन्न रखना। यस, बोलिए रंजीत जी, बोलिए मैम। नमस्कार डॉक्टर विकास। प्रणाम मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे बताया जाता है घी और दूध और मक्खन काफी ज्यादा लेना चाहिए। अब आजकल क्या है कि उतना पाचन क्षमता रही नहीं है, तो एक बार ये भी रहता है कि हम उसे बोल रहे हैं और पता चला कि उसका पाचन ही गड़बड़ होता जा रहा है। तो फिर ये बैलेंस हम लोग कैसे देखें कि भाई कितना उसे देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए? सर ये तो ना टोटली डिपेंड करेगा पेशेंट की प्रकृति पर, पेशेंट के अग्नि पर। अगर पेशेंट को अग्निमान है तो पहले अग्नि को करेक्ट करिएगा, दीपन पाचन करिएगा, हल्का अनुलोमन दीजिएगा। क्योंकि और मुझे लगता है जैसे आप हमें पेशेंट की अवस्था को देखकर घी का ये करना चाहिए। अगर वात जनित अवस्था है, वात प्रकोप जनित लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा घी का प्रयोग करें। ऐसे करके हमें उसको ये करना होगा। डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन, उसका एज, अग्नि, सभी कुछ देखकर घी खाने को बोलिए। जी। ठीक है। यस, चित्तरंजन जी बोलिए सर। त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो, आपको कल्प के रूप में करना होगा ना, तो वो करिएगा। और ये फॉर्मुलेशन तो ग्रंथोक्त ही है, जो मैंने आम का बताया था। आम का जामुन की छाल का काढ़ा बनाकर उसमें लाजा और सत्तू मिलाकर चाटन के रूप में देंगे। ये भाव प्रकाश का, योग रत्नाकर का है। और ये हरित की नागर का हरित संहिता का है, यानी हिरडा चूर्ण त्रिफला काढ़े में हिरडा डालकर और गुड़ मिलाकर, शुंठी मिलाकर पीने को देना है। और गर्भिणी के लिए दीपन पाचन के लिए ना पिपली, पिपली मूल, मुस्ता या शुंठी, इनका उपयोग हो सकता है। हम लोग को ये नहीं सोचना है कि ये उष्ण द्रव्य है। इवन दो अजमोदा, नागर, पिपली, जीरक का मैंने ऑलरेडी बताया, जीरक भी आप दे सकते हो। मधुर रस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर पेशेंट को जैसे ये लगता हो, परिकर्तिका फीसर के जैसे लगता हो, तो वहां पे बताया जाता है कि बृहति, बिल्व और अनंता, इनका काढ़ा बनाकर खाने को दे पेशेंट। तंडुलोदक अनुपान के रूप में यूज करें। बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। सो आई थिंक गर्भिणी में कॉन्स्टिपेशन होना ये आम बात है। इट इज लाइक एक ये है कि दबाव के कारण ये होता है, तो उसमें डरने की समस्या नहीं है। बट क्योंकि पेशेंट को प्रवाहन नहीं करवाना होगा हमें, तो प्रवाहन ना हो इसके लिए जैसे मैंने बताया, सेकाई करना गर्म पानी से हल्का सा कटी पृष्ठ पर, थाई रीजन पर, शुंठ, मरीच, पिपली ये लेकर एरंड के तेल के साथ, फिर आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं। जीरक का अत्यरिष्ट बेस्ट है। जीरक का पानी, उसमें गुड़ डालकर, गुड़ जीरक के रूप में दीजिएगा। जीरा बहुत अच्छा है, जीरक अच्छा काम करेगा। जीरक, शुंठी घर के घर में ही आपको सारे ये मिल जाएंगे, आपको ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं रहेगी। बट खान पान की आदतों को बदलना पड़ेगा। मैम दूध में शीतवीर्य के कौन सी चीज मिलाई जा सकती है पाचन के लिए? जैसे हम लोग जनरली शुंठी और मिर्च, काली मिर्च वगैरह मिलाते हैं, ये थोड़ी सी उष्णवीर्य होती हैं। अब मैं ये पूछ रहा था मैम कि शीतवीर्य कौन सी चीज रहेंगी जो दूध में मिला के दें तो जो पाचन ज्यादा अच्छा कर सके दूध का? अच्छा, तो आपको मतलब वो फिर सर ये जो रसपाचक औषधियां है ना, अगर आप नॉन प्रेगनेंसी के लिए बोल रहे हैं या प्रेगनेंसी के लिए बोल रहे हैं? दोनों के लिए मैम बता दीजिए।
नॉन प्रेगनेंसी के लिए तो आप जैसे रसपाचक के जो भी है, किरात, तिक्त, पटोल, निम्ब, इनको आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे विचार मैं से दूध में डालने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ, दूध में कौन सी तो ज्यादा? सो दूध में डालने के लिए तो आई थिंक इलायची वगैरह ये चलेगा इसमें। जैसे दूध में डालकर पकाने के लिए तो शुंठी ही रहती है ज्यादा अच्छा, हाँ क्योंकि कभी कभी दूध खराब हो सकता है। तो हमें क्या हाँ। करना चाहिए मेरे विचार से, दूध ये जो चूर्ण है इसका पेस्ट अलग से थोड़ा पकाकर या पाउडर के रूप में, और फिर दूध में डालकर, दूध के साथ ना पकाए, यानी उसको अलग से प्रिपेयर करें और फिर दूध में डालकर एंड टाइम पर, पीने के टाइम पर डालकर पीते हो तो दूध फटेगा नहीं, बाकी कोई समस्या नहीं होती। दूध कभी कभी खराब हो सकता है, जी। इसीलिए उसको अलग से आप चूर्ण बनाकर या पानी में थोड़ा सा उसका सेमी लिक्विड टाइप में पेस्ट बना दीजिएगा, और फिर एंड टाइप पर दूध में डालकर तुरंत पी लीजिएगा, जी। वो ठीक रहेगा ज्यादा। बाकी मुनक्का वगैरह है, वो लिया जा सकता है मुनक्का, वो दूध में भी चलेगा। अंजीर चलेगा, खजूर चलेगा, और आंवला चलेगा, धनिया चलेगा, इसको भी आप बना सकते हो दूध के साथ। गुड़ूची भी चलेगी विकास सर, आंवला, धनिया, गुड़ूची ये सारे भी चलेंगे, दूध में और शुगर मिलाकर इसको दिया जा सकता है। तीव्र औषधियों का प्रयोग ना करें, बिल्कुल भी ना करें। मैम, जिनको थोड़ा सा आर्थराइटिस या फिर बोन्स के जॉइंट से पेन होता है, ऐसे हरसिंगार का काढ़ा बोलते हैं उनको देने के लिए, तो ये मैम काफी ज्यादा इसका स्वाद काफी कड़वा टाइप का ऐसा बताते हैं कि स्वाद काफी सही नहीं रहता है शुगर हरसिंगार का। डालकर दिया जा सकता है, शुगर डालकर। गुड़ वगैरह डाल सकते हैं ना इसमें हाँ, तो गुड़ फिर? डाल सकते हो, यस यस, गुड़ शुगर डालिएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। मैम, अगर है ना? किसी को डायबिटीज भी है साथ में तो? सर गुड़ गुड़ दीजिएगा, मुझे नहीं लगता कुछ इतना गुड़ के साथ समस्या होगी, पुराना गुड़ दे सकते हो आप इसको। मैम, ये डायबिटीज में गुड़ ज्यादा सही रहेगा साथ देना, या फिर जो मिश्री होती है उसकी कौन सी धागे वाली मिश्री, वो ज्यादा बेटर धागे रहेगी? वाली, धागे। यस सर, वो भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। मैम, बेटर कौन सी रहेगा? मेरे विचार से तो गुड़ ज्यादा, बिकॉज आयरन भी मिलता है ना, ओके ओके। तो वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ये रहेगा, फायदा फायदा ज्यादा उसका होगा, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे तो। ओके, थैंक यू मैम। यस, त्रिफला की कैप्सूल्स भी आती है, वो भी दे सकते हो आप इसमें। एक्चुअली कुमारी वगैरह भी बोला है, बट थोड़ा कुमारी को लेकर लोग, अच्छा शैलेंद्र जी ने डाला है। अच्छा, दूध में थोड़ा पानी, एक छोटी पीपली मिलाकर उबाले, पानी जल जाए तब छान कर ले, यस सर। ऐसे ही हमने भी देखा कि दूध में ना केवल पीपली बट शुंठी वगैरह भी डालकर लिया जाना बेहतरीन साबित होता है। उसमें शुटली, पीपली, शुंठी, पीपली, पीपली मूल और फिर गुड़ डालकर आप दे सकते हो। यस सर, बिल्कुल। तो विबद्ध है, ये तो बहुत ही आम समस्या है, बट हम लोग आज जैसे इसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, गर्भिणी अवस्था के लिए ज्यादा सारे फॉर्मुलेशंस को देख रहे हैं। खीर खाइएगा, बहुत ही बेहतरीन लाभ मिलता है, खीर, वर्मिसिली कॉन्स्टिपेशन के लिए भी काम करेगा, एंड गर्भिणी के आहार विहार में इसको जरूर ऐड करना चाहिए। तो शास्त्रोक्त तरीका है कि हम लोग डेली वर्मिसिली पेशेंट के डाइट में डालें, खीर और लड्डू, नारियल के लड्डू, एंड फिर जैसे अलग अलग लड्डू, मूंग दाल के लड्डू। वर्मिसेली, मैम वर्मिसेली क्या बहुत, नमकीन भी बनाई जा सकती है? उससे भी पेट साफ रहता है क्या? हाँ नमकीन भी बनाते हैं ना सर, तीखा डालकर, मसाला डालकर भी बनती है वर्मिसेली, हमारे यहाँ ये तो बनती है मैम महाराष्ट्र में। रवा की बोल रही है मैम, या किसी और चीज की वर्मिसेली में? वर्मिसेली और रवा हम की? लोग यहाँ पे सेवई रहती है ना, सेवई, सेवई पता है हाँ, आपको? में सूजी, सूजी की है या किसी और चीज की मैम? सूजी की बनाते, गेहूं की बनाते हैं हम लोग इधर, तो उसका अच्छा। आप सेमोलिना उसकी बना सकते हैं वर्मिसेली, और रवे की बना सकते। फिर चावल को भी भून कर उसका भी आप वर्मिसेली बना सकते हो, चावल की, रवे की, और फिर सेवई की बना सकते हैं। इधर महाराष्ट्र में गेहूं की भी बनते हैं, गेहूं को भिगो कर उसका ऊपर का छिलका निकाल देना है, और इस गेहूं को दूध में पकाना है। यहाँ पे मतलब मेरे गांव में तो
वो 16 यहाँ पे जैसे पानीपुरी का वगैरह ठेला होता है ना, वैसे टाइप में खीर का भी ठेला होता है। वो काफी अच्छी मानी है। ठंडी के दिनों में तो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा त्योहारों में भी इसको ही बनवाया जाता है। गेहूं की खीर बहुत फेमस है। और इस गेहूं को खीर को आप बहुत ही ज्यादा शुक्र धातुवर्धक बना सकते हो। जैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स है, दूध है, घी डालकर, मेवे डालकर, खजूर डालकर, आप खोबरा डालकर इसको ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक बना सकते हो। यस, वर्मिसेलियन खीर, डॉक्टर आलोक जी, खीर जो बोलते हैं ना हम लोग, खीर खीर बहुत सारे प्रकार की बनती है। इवन आप जो कुष्मांड होता है ना, आप इस पता नहीं, आप लौकी, लौकी का बोलते हैं, आप लौकी बनवाते हैं, लौकी का हलवा वगैरह बनवाते हैं उधर लौकी विकास का जी? हाँ कभी कभी बनता है। हाँ, तो वो लौकी का भी वैसे हलवा, यानी खीर की जैसे ही। लौकी को आप अच्छे से खीस कर उसको घी के साथ थोड़ा भून लीजिएगा और दूध में पका दीजिएगा। ये खास ईद वगैरह त्योहार में भी बनता है, लौकी की खीर बनवाई जाती है। मीठे में जो बनता है ना, उसमें लौकी की खीर बनती है, हलवा बोलते हैं इसको। ये सारे सारे देखिए, आप रोज एक बनाने लगेंगे तो इतने ऑप्शंस मिलेंगे आपको। गर्भिणी आहार के लिए बहुत ही ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो गर्भिणी परिचर्या तो एक टॉपिक बहुत ही अच्छा फेवरेट टॉपिक रहता है हमारा। तो उन सभी का सात्विक मुस्ता, आप जो बोल रहे थे ना, इसमें मुस्ता भी दिया जा सकता है सर। मुस्ता सिद्ध दूध भी दिया जा सकता है, जो ना जो स्वेद प्रवृत्ति आती है उसको भी कंट्रोल करता है। मुस्ता मुस्ता तो होती ठंडा ही रहता है, मुस्ता तो ठंडा हम्म रहता है शायद। मुस्ता मैम तो ये ठंडा कितना रहता है। डालना फिर होगा, पटोल भी। जैसे जैसे कितनी मात्रा में डालना होता है दूध और तो इसमें जो जो हम लोग वैसे रेगुलर जो पता उसको आधा पका देते हैं, यानी या पानी, जैसे 1 कप पानी लिया, 1 कप दूध लिया, 1 चम्मच पाउडर लिया, तो जैसे पानी पूरा जल जाए तब तक उसको पका देना है। ऐसे करके आप उसको बनवा सकते हो। या फिर मुस्ता जैसे भिगोकर पानी में भी आप मुस्ता सिद्ध जल भी बनवा सकते हो, दूध के साथ भी। तो मुस्ता के बारे में ये कहा जाता है ना कि अतिरिक्त जो प्रवृत्ति होती है महिलाओं में, गर्भिणी स्त्रियों में, अतिमूत्र और अतिस्वेद प्रवृत्ति, इसके लिए मुस्ता अच्छा काम करता है। गुलकंद फेवरेट है, मैं हर पेशेंट को गुलकंद बताती हूँ। सिंपल एंड इजी, गुलकंद के साथ कोई किसी को समस्या नहीं होती है। और जैसे आप एक आंवला का भी बताती हूँ, गुलकंद मल को पतला करता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली मल को पतला करने वाले ये करें आप। फिर हमारे यहाँ जो परिचर्या है उसमें गोक्षूर पुनर्नवा डालकर खीर चावल बनवाया जा सकता है, जो सूजन को कम करेंगे। गर्भिणी शोथ, ये भी समस्या रहती है काफी। यष्टि मधु घृत खाने को दिया जा सकता है। यष्टि मधु भी मधुर गुण का है, तो मधुर रस्य वाता का शमन करेगा। जरूर इसका भी प्रयोग करें। तो मुझे लगता है इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास है। एंड बस्ती है, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती दी जा सकती है। और अनुलोमन के लिए तो जो रेफरेंस है सुश्रुताचार्य का, जिसमें बदर का कषाय, बला, अतिबला, अश्वगंधा, शतपुष्पा, दूध, मस्तु, ये सारा मिलाकर आस्थापन बस्ती दिया जाना बताते हैं वो। और हल्का हल्का 2-2 3-3 घंटे बाद भोजन करें। हर भोजन में दूध घृत ज्यादा से ज्यादा डालें। तो आई थिंक मेरे विचार से इतने सारी चीजों का अगर हम लोग उपयोग करते हैं, गोक्षु सिद्ध या वागु का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए, ताकि सूजन भी नहीं आती है। दही, शक्कर और दूध, हर प्रकार से, जैसे आपने पूछा कि दूध को कैसे संस्कारित किया जाए, तो बस आपके पास जो भी है घर में अवेलेबल, उसके साथ दूध को संस्कारित करिएगा। और उसमें घृत, हाँ एक और रहेगा, सुवर्ण सिद्ध जल, वो भी काफी लाभदायी होता है। सुवर्ण सिद्ध जल, जो कि सुवर्ण अल्टीमेटली मिल जाता है, तो धातु का पोषण, रसायन, बुद्धिवर्धन। एंड तृतीय मास में तो चरक आचार्य बताते दूध में शहद मिलाकर पीना है और घी भी मिलाकर पिए। चरक शारीस्थान का ही रेफरेंस है, तृतीय मास में दूध, शहद और घी मिलाकर पीने का। अभ्यंग हल्का डेली, अभ्यंग से भी वायु का प्रवाहन होगा, अनुलोमन होगा पेरिस्टाल्टिक।
मूवमेंट्स, वेव जो है वो सही रहेगी, नीचे की वेव अनुलोमन गति में चलेगी। नस्य गाय का घृत, वो घृत जो है डेली 2-2 बूंद आप डालिएगा, 4-4 बूंद डालिएगा नासा में। डेली गायत्री मंत्र और जो भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हो उसका प्रयोग करें। आंवला कैंडी, लालिमा आंवलेय, अदरक, एक जस्ट अदरक छोटा सा पीस चूसे, अदरक का 1 पाव चम्मच रस, इसमें शहद या गुड़ डालकर पिए। ये भी आपका टेस्ट एनहांस होगा, पाचन रहेगा, अदमान अटोप सारा कुछ कम हो जाएगा इसके साथ। तो बहुत सारे ऑप्शन, सारे फॉर्मुलेशंस मैंने आपको बता दिए। बताइए डॉक्टर राय, बोलिए मैम कैसी है? इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। कैसी है? गुड इवनिंग, बोलिए। ठीक है मैम। ठीक है, मेडिसिन चल रहा है? जी। कैसे लग रहा है? कैसे फील हो रहा है बताइए। हेलो। हाँ यस मैम, बोलिए। कैसा लग रहा है? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है मैम, चल रहा है, मेडिसिन खूब बढ़िया है मैम। चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं मैम। अच्छा, तो आपको आराम मिलेगा, जैसे जल्दी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। जी, ले रहा है मैम दवा सब, वही हाँ, लगता श्रद्धा है। के साथ करिए, श्रद्धा के साथ करिएगा। जो भी करते हैं ना, श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जी मैम। हम्म। रंजीत जी बोलिए मैम, रंजीत, डॉक्टर रंजीत। डॉक्टर चित्तरंजन जी बोलिए। आपने ही सजेस्ट नमस्ते किया था मैम। टॉपिक। नमस्ते नमस्ते, आपने टॉपिक सजेस्ट किया था। आई होप कि जी आपको कुछ नॉलेज मिला। जी मैम, बहुत मिला है मैम। यस यस, बिल्कुल। बहुत अच्छा हुआ मैम आज का सेशन। यस सर, यस। तो इस सभी को आप अपनाइएगा। लाइफस्टाइल करेक्शन इंपॉर्टेंट है। सारी देखिए, आहार विहार मानसिक स्थिति सभी को जी मैम। देखना पड़ेगा, कोई एक करके नहीं होगा काम। गुड और इवनिंग कुछ? मैम। गुड इवनिंग रंजीत जी, बोलिए। आप आज मैम को बहुत कैमरा खोलने वाली थी। मैम बहुत अच्छा सेशन था आज का, थैंक यू सो मच और कल मैम। आप आई नहीं, कल मैंने आपके लिए वो इसका सेशन लिया था, आई साइट का। मैम मुझे पता नहीं चला, तो मैंने वो सुना है अभी, बहुत अच्छा था मैम। मैंने अभी तर्पण स्टार्ट करना है मैम, कल से करिए करिए, करूंगी और मैं। मुझे रिजल्ट देखना है आपके। इस पे ही हम एक्सपेरिमेंट सीखेंगे ठीक है मैम, जरूर। पूरा। मैं कल से स्टार्ट करने हाँ, वाली हूँ मैम। पूरा जो मैंने बताया ना उसको सारा फॉलो करिए उसको। यस मैम। मैम अगर कोई मुझे कंफ्यूजन हुई तो मैं आपको जरूर मतलब पूछूंगी हाँ, मैसेज आपसे। करिएगा, फोन करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, कोई ओके, दिक्कत तो मैम मॉर्निंग टाइम में हम कर सकते हैं ना तर्पण? कोई इशू तो नहीं है ना? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल करिए, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं ओके मैम। है। यस। और कौन यस करेगा फिर आपका? कोई ये है वहां पे? यस मैम, है मेरे साथ, मतलब डॉक्टर हैं वो भी, और वो भी आयुर्वेदिक की प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं उनसे करवा सकती हूँ मैम। कौन से घी का प्रयोग करेंगी? मैम आपने त्रिफला घृत बोला था। यस, त्रिफला ही करिए। और त्रिफला का आप ना वटी भी स्टार्ट कर दीजिएगा, त्रिफला वटी। ओके मैम। वो खान पान में। और यस एक मैम। बृहत वत्सकादि कषाय भी बोला था वो, और थोड़े से यस त्राटक मैम। और आंखों के जो व्यायाम बताए थे ना, वो सारे भी यस मैम। करिएगा। और यस मैम। डेली 15 दिन में भी आपको तर्पण से ना अच्छा रिलैक्स फील होगा। आंखों की जो थकान है वो कम होगी, यस मैम। एंड मसल नरिशमेंट, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। बहुत अच्छा लगेगा तर्पण से आपको। यस मैम। और मैम आपकी इरिटेशन ज्यादा सुंदर भी होती है दिखेंगी, क्योंकि अभी आप सुंदर भी दिखेंगी क्योंकि अभी आपकी शादी होनी है ना। ओके मैम। मैम इरिटेशन ज्यादा होती है क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना इधर, हाँ, बहुत ज्यादा उसकी बहुत वजह से ज्यादा। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी है, कंप्यूटर आप यूज करती ज्यादा। यस मैम। बिल्कुल। कुछ पीजी की तैयारी कर रही है? नहीं मैम, मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया है अभी, अच्छा, मतलब इस साल से अभी स्टार्ट करूंगी थोड़े दिन में मैम। ओके ओके ओके। यस मैम। यस, चलिए। तो आज मुझे लगता है कॉन्स्टिपेशन को लेकर हमने डिस्कशन किया। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलिए, अगर किसी को कोई डालना होगा, पोस्ट करना होगा तो करिएगा, ग्रुप पे चर्चा होती रहेगी, ताकि कुछ ना कुछ रोज नया सीखना चाहिए, है ना? तो ही मतलब है, इतना हम लोग समय यस निकाल कर
करते हैं सारा कुछ। ओके, चलिए फिर नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं। कल के लिए भी टॉपिक बताते जाइएगा। जी मैम।